हेलो स्टूडेंट। आज मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ लेबर लॉ के ऊपर एक नया वीडियो। आज हम इसका भाग 5 देखेंगे। ये वीडियो भी मुख्यतः एलएलबी स्टूडेंट की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, लेकिन ये भी प्रयास किया गया है कि ये अन्य सभी विद्यार्थियों के भी काम आ सके, जिसमें कॉमर्स, सीए और सीएस के विद्यार्थी भी शामिल हैं। आज का हमारा विषय है थ्योरीज ऑफ लेबर, श्रम के सिद्धांत। क्या तात्पर्य है, इसे समझते हैं। श्रम के तात्पर्य से मतलब है कि श्रमिक विधि के कुछ सिद्धांत है, उनकी कभी भी अनदेखी नहीं की जा सकती। श्रम विधि में, लेबर लॉ में, चाहे कानून बनाना हो, चाहे कोई इंटरप्रिटेशन करना हो, चाहे कोई सम्मेलन होना हो, चाहे वो न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया जाना हो, सभी जगह इन सिद्धांतों की पालना की जाएगी और इनकी कभी भी अनदेखी नहीं की जाएगी। इसी को हम कहते हैं श्रम के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ लेबर। ये क्या कहता है कि किसी भी देश में श्रम विधान सामाजिक न्याय, साम्यता, अंतर्राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के ऊपर आधारित होने चाहिए। श्रम विधान से तात्पर्य है कि लेबर लॉ से संबंधित कोई भी कानून बनता है उसे सामाजिक न्याय पर आधारित होना चाहिए। सामाजिक न्याय किसे कहते हैं, ये मैंने नीचे लिखा है, आप देखिए। सामाजिक न्याय से मतलब है उद्योग को लाभ कर्मकारों की सुरक्षा की कीमत पर ना मिलना चाहिए। उद्योग लाभ कमाए, अच्छी बात है, लाभ कमाए, उद्योग में उत्पादन अधिक हो, ये दोनों ही राष्ट्र के लिए उचित है, लेकिन ये लाभ कर्मकारों की सुरक्षा की कीमत पर ना हो। यानी कि जान को खतरा होकर अगर लाभ कमाया जाए तो ऐसा लाभ नहीं चाहिए राष्ट्र को। राष्ट्र को क्या चाहिए, राष्ट्र को चाहिए पहले कर्मकारों की सुरक्षा की जाए, पहले लेबर की सुरक्षा की जाए। भले ही उसके ऊपर कुछ खर्च होता हो और उस खर्च के कारण उद्योग का लाभ कम होता हो तो होने दो, पहले कर्मचारी की सुरक्षा जरूरी है, उसके बाद में उद्योग का लाभ है। दूसरी बात है, नियोजन के क्रम में घटे सभी दुष्परिणामों के लिए भी नियोजक दायित्व स्वीकार करे। नियोजक का मतलब यह मालिक है, और काम के क्रम में घटे दुष्परिणाम, कुछ भी हो जाए, कोई भी हानि हो जाए तो मालिक को भुगतनी होगी। आर्थिक नुकसान मालिक भुगतेगा, लेकिन अगर उसने कोई आपराधिक कार्य किया है तो उसका परिणाम उस मजदूर को भुगतना पड़ सकता है। यहां आर्थिक लाभ से, आर्थिक नुकसान से क्या मतलब है वो देखते हैं। एक टेलरिंग शॉप के अंदर एक दर्जी काम कर रहा था, दिन में 50 शर्ट सिली, लेकिन 3 शर्ट में कुछ डिफेक्ट रह गया, और उस डिफेक्ट के कारण से ऐसा हुआ कि उसका जो मूल्य मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, आधा मिला। तो मालिक ने कहा कि मजदूर से इसके पैसे काटूंगा। मजदूर से अगर 3 शर्ट के पैसे काट ले तो उसके तो 50 शर्ट के ऊपर जितने पैसे मिले नहीं, उससे ज्यादा तो उसके आपने, क्योंकि 3 शर्ट की कीमत कम बता दी आपने, तो उससे पैसे काट लिए, तो मजदूर को क्या मिला। तो ये देखना जरूरी है कि अगर कुछ दुष्परिणाम होगा काम के नियोजन के क्रम में, जो स्वाभाविक है, तो मालिक भुगतेगा। कैसे व्यवस्था करनी है मालिक जाने। अगला, मजदूर को न्यूनतम मजदूरी मिले, यह भी जरूरी है। क्षति होने पर प्रतिकर मिले। या क्षति से तात्पर्य है काम के दौरान कभी कभी नुकसान हो जाता है। टेलरिंग शॉप पर काम करते समय मजदूर की उंगली सिलाई मशीन की सुई के नीचे आ गई तो उसे क्षति हो गई, वो 1-2 दिन काम नहीं कर सका और उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा, इलाज पे खर्च हुआ। ये सारा का सारा जो है क्षति के लिए प्रतिकर मालिक को देना पड़ेगा अगर नियोजन के दौरान में है तो। इसी तरह से काम करते करते मजदूर कभी मशीन में हाथ आ गया या मशीन से कुछ नुकसान हो गया, तो ऐसी स्थिति में भी मजदूर को क्षति होने पर प्रतिकर मिलेगा। मजदूर के काम के घंटे और छुट्टियों के नियम निर्धारित होने चाहिए। कितने समय काम करेगा ये तय हो। ऐसे नहीं मालिक की इच्छा होगी कि सुबह सुबह सूर्योदय के समय आ जाओ या सूर्योदय से थोड़ा पहले आ जाया करो और तब तक काम करते रहो जब तक मालिक को नींद नहीं आ रही हो। तो यह कोई तरीका नहीं हुआ काम करवाने का। काम के घंटे तय होंगे और एक दिन में उस तय घंटे अगर काम कर लिया तो वह व्यक्ति एक दिन की मजदूरी का हकदार बन जाएगा। साथ ही छुट्टियों के नियम तय हो। छुट्टियां, अवकाश उसे मिलना चाहिए, सप्ताह में 1 अवकाश का, और वर्ष के अंदर भी कुछ समय समय पर अवकाश है, उसके नियम तय होने चाहिए, जिसके ऊपर हम लेबर लॉ के अंदर आगे पढ़ेंगे भी, इसलिए यहां अधिक चर्चा नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर जब भी लेबर लॉ में सामाजिक न्याय शब्द आएगा तो उसमें ये सभी बातें सम्मिलित होगी, इसका ध्यान रखना है। यही श्रम के सिद्धांतों का एक भाग है। अब देखते हैं सामाजिक सुरक्षा।
अगर सामाजिक सुरक्षा शब्द आता है तो उससे क्या तात्पर्य है? सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य है कि बीमारी, मातृत्व लाभ और वृद्धावस्था लाभ ये सभी मिलने चाहिए। क्या मतलब है? अगर कोई मजदूर कभी बीमार पड़ जाए तो बीमार पड़ने पर भी वो इलाज के लिए पैसे जुटा सके, इतनी मजदूरी हो। एक मजदूर ने 29 दिन काम किया, 30वें दिन बीमार हो गया और बीमारी के अंदर उसके अगर कुछ इतना खर्चा आया 700-800 रुपए का, वो भी नहीं हुआ उसके पास में और उसके लिए भी उसे सामान गिरवी रखना पड़े, तो ऐसी मजदूरी से क्या लाभ 29 दिन की? वो मजदूरी इतनी तो हो कि अगर कभी वो बीमार पड़ जाए तो उसके लिए भी पैसे बचा सके। मातृत्व लाभ मिलना चाहिए। अगर कोई महिला मजदूर है तो उसको मातृत्व लाभ अवश्य मिलना चाहिए और वह प्रसव से पहले और प्रसव से समय बाद में कुछ अवकाश ले सकती है और वह अवकाश वेतनिक होगा, अवेतनिक नहीं होगा। वृद्धावस्था लाभ, वेतन इस तरह से हो कि वृद्धावस्था के लिए भी वो कुछ पैसा बचा सके। वृद्धावस्था पेंशन के अंदर वो अगर कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो उसमें उसकी इन्वेस्ट करने की ताकत बची हुई हो। अगला, सामाजिक सुरक्षा में यह भी आता है कभी काम ना जा सके तब भी घर खर्च चलता रहे, यानी कि इसी तरह से वेतन का ढांचा तय किया जाएगा जब उसका घर खर्च ना रुके, काम ना जा सके तब भी घर खर्च हो। दुर्घटना और जोखिम से बचाव पर सुरक्षा, हमने पहले देखा था क्षति होने पर प्रतिकर, वो तो सामाजिक न्याय का भाग था। उसमें हमने क्या पढ़ा था? क्षति काम के दौरान अगर क्षति हो जाती है, यह है दुर्घटना और जोखिम घर पे। सामाजिक सुरक्षा का यह भी पार्ट है, घर में या रास्ते में कहीं दुर्घटना हो जाती है तो हम उसे ये तो नहीं कह सकते कि काम के नियोजन के दौरान हुई है, लेकिन कहीं न कहीं उससे संबंधित है तो उसका खर्च भी वह निकाल सके, इसी तरह की व्यवस्था की जाएगी। ऐसा नहीं कि केवल मजदूर आए तभी, अगर कभी उसकी दुर्घटना आ जाए या कोई जोखिम आ जाए, कुछ भी उसकी कोई जिम्मेदारी आ जाए, कोई भी जोखिम आ जाए तो उसके लिए भी वह कुछ पैसे जुटा सके। जोखिम से तात्पर्य है कि कभी बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, उसके कारण से भी उसके मकान को कुछ क्षति पहुंचती है तो उसके भी पैसे कभी जमा हो, तो इस तरह से न्यूनतम मजदूरी तय करते समय इन मानकों पर भी कुछ विचार किया जाएगा। केवल ऐसे नहीं कि एक दिन की रोटी मिल जाए इतनी न्यूनतम मजदूरी होगी, ऐसा नहीं हो सकता। अगला, कठिनाई में सुरक्षा, कुछ बुरे वक्त होते हैं उनमें भी सुरक्षा हो सके। और बुरे वक्त क्या होता है? कठिनाई आने वाले समय में एक तो बीमारी होता है, एक बेटी का ब्याह होता है, बेटों का ब्याह होता है, और इसके अलावा यह भी होता है कि एक व्यक्ति कम से कम जीवन में एक बार एक मकान बनाने की इच्छा रखता है, अपनी हैसियत के आधार पर एक छोटा सा घरौंदा, तो इनमें भी उसे सुरक्षा मिल सके, इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। यह उत्पादकता को बढ़ावा देने में सहायक होना चाहिए। सारा इंटरप्रिटेशन मजदूर के पक्ष में हो, यह भी कोई जरूरी नहीं है। उत्पादकता ना रुके, फैक्ट्री में प्रोडक्शन जो है वो बढ़े। प्रोडक्शन बढ़ने से हमेशा राष्ट्र का भला होता है, राष्ट्र की जीडीपी में ग्रोथ होती है और राष्ट्र आगे बढ़ता है, इसलिए प्रोडक्शन जरूरी है। और लोक कल्याणकारी भावना के साथ में इंटरप्रिटेशन किया जाए, यह भी जरूरी है। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा यह भी उपलब्ध हो। भारत में श्रम विधि का विकास 18वीं सदी में हुआ, 20वीं सदी के अंदर इसने रफ्तार पकड़ी। भारत में योजनाबद्ध औद्योगिक और कल्याणकारी राज्य की धारणा रखी गई और इसके लिए अनेक कानूनों का निर्माण किया। हर कानूनों के अंदर श्रम के जो सिद्धांत है उसकी पालना की गई है। इसी तरह से अगर बात करते हैं श्रम कल्याण की, कि श्रम कल्याण क्या है इसकी अवधारणा, तो जब भी कभी लेबर लॉ में श्रम कल्याण आएगा तो उसका क्या तात्पर्य है? श्रम कल्याण से तात्पर्य व्यक्ति और समुदाय की उस पद्धति से है जो उसके संपूर्ण वातावरण के संदर्भ में आवश्यक है, वो है श्रम कल्याण। यानी क्या क्या जरूरी चीजें हैं जिससे व्यक्ति और समुदाय जो है प्रगति करता रहे। हालांकि यह श्रम कल्याण की जो धारणा है वो पद्धति जो है, ये परिस्थितियां जो है देश काल वातावरण के अनुसार बदलती रहती है। अमेरिका, स्विट्जरलैंड के लिए अलग हो सकती है, यूरोप के लिए अलग जो श्रम कल्याण की अवधारणा हो सकती है और भारत के श्रम कल्याण की अवधारणा अलग हो सकती है। जब भी हम श्रम कल्याण की बात करेंगे तो उसमें मानव के भौतिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण की भावना सम्मिलित होगी। भौतिक यानी कि उसके पास में कुछ भौतिक साधन जुटा सके, भोजन, वस्त्र, आवास, इनको वो जुटा सके। मानसिक शांति हो, काम ऐसा ना हो कि उसे दिन भर टॉर्चर किया जाए, मानसिक परेशानी उत्पन्न हो जाए, इस तरह से भी काम नहीं किया जा सकता। और भावनात्मक,
उसकी इमोशन का भी ख्याल रखा जाएगा। इमोशन को चोट पहुंचाकर अगर किसी से कोई काम किया जा रहा है, धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई जा रही है या किसी और तरह से उसके इमोशन के ऊपर चोट पहुंचाई जा रही है, तो वह भी श्रम कल्याण नहीं हो सकता। कल्याणकारी राज्य की जब हम बात करेंगे तो उससे तात्पर्य ऐसे राज्य से जो अपने सभी नागरिकों को नैतिक और भौतिक विकास को बढ़ावा देवे और इन सब का उत्तरदायित्व है कि भाई मजदूर का नैतिक विकास, भौतिक विकास होता रहे, ऐसी परिस्थितियां बनेगी, इसका उत्तरदायित्व भी राज्य लेता है। नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य का आदर्श है, जिसकी प्राप्ति राज्य का उद्देश्य होना चाहिए। राज्य का क्या कार्य है, राज्य का उद्देश्य क्या है कि कल्याणकारी राज्य बने, और कल्याणकारी राज्य बने का मतलब है कि समस्त नागरिकों का नैतिक और भौतिक विकास होता रहे, इस तरह की परिस्थितियां बनाना। श्रम कल्याण की गतिविधियों में उस समस्त कार्यों को भी सम्मिलित किया गया है जो श्रमिकों को बौद्धिक, भौतिक, नैतिक और राजनीतिक उन्नति के लिए आवश्यक है। वह सभी गतिविधियां भी जरूरी है। इसलिए अगर वो ट्रेड यूनियन बनाना चाहता है तो यह भी एक श्रम कल्याण का भाग हो सकता है। उसका कभी खेलकूद प्रतियोगिता होती है, श्रमिकों को बौद्धिक प्रतियोगिता, भौतिक और नैतिक सुख मिल सके, इन बातों के लिए भी श्रम कल्याण जरूरी है। श्रम कल्याण से ही सामाजिक कल्याण संभव है। अगर श्रमिक का ही कल्याण नहीं हो रहा तो समाज के अंदर बाकी समाज का विकास कैसे संभव है। अब बात करते हैं औद्योगिक संबंध और अनुशासन आचार संहिता के ऊपर। यह कहता है कि इस विषय में हम यह देखते हैं कि औद्योगिक संबंध में अनुशासन आचार संहिता का क्या महत्व है। हम देख रहे हैं थ्योरीज ऑफ लेबर। लेबर की जो थ्योरी है, एक सिद्धांत यह भी है कि अनुशासन आचार संहिता हो और उसका सभी पालन करें, यह भी एक थ्योरी है। तो क्या है, इसके ऊपर विचार करते हैं। यह कहता है कि नियोक्ता यानी कि फैक्ट्री का मालिक और कर्मचारी के संबंध के कई रूप हो सकते हैं और सभी रूप में अनुशासन आचार संहिता हो। जैसे कर्मचारी कभी वो मैनेजमेंट के रूप में हो सकता है, कभी कर्मचारी मैनेजमेंट अलग अलग भी हो सकते हैं। नियोक्ता और कर्मचारी के संबंध हैं, यह भी इसी विषय में आते हैं। औद्योगिक संबंध जो होते हैं वे भी इसी में आते हैं। औद्योगिक संबंध क्या है वो भी हम देखेंगे भी। और श्रम संबंध है वह भी इसी में आते हैं। श्रम संबंध और औद्योगिक संबंध को तो कई बार पर्यायवाची के रूप में भी काम में लिया जाता है। तो औद्योगिक संबंधों के अंतर्गत क्या आता है, माल का उत्पादन, वितरण और सेवाओं की प्रस्तुति सम्मिलित है। यानी कि माल का उत्पादन ना रुके, इस तरह से हो मालिक और नौकर के संबंध, इस तरह से हो नियोक्ता और कर्मचारी के संबंध की माल का उत्पादन वहां लगातार जारी रहे, जिससे राष्ट्र की जीडीपी को नुकसान ना हो। माल का वितरण भी समुचित रूप से हो, इसलिए ताकि राष्ट्र के नागरिकों को माल की आपूर्ति समय पर मिलती रहे। सेवाओं की प्रस्तुति जो कि मालिक कर्मचारी के द्वारा होती है वह भी शामिल है कि सब सेवाओं को प्रस्तुत करने के लिए अगर तैयार है तो उसकी सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। मूल अभिप्राय यह है कि संबंध में नियोजक, प्रबंध, श्रमिक, श्रमिकगण, श्रमिक संघ सभी के बीच का जो आपस का संबंध है यही औद्योगिक संबंध है। और इस औद्योगिक संबंध का उद्देश्य है विवादों को रोकना और विवादों का निस्तारण। अगर आपस में सभी प्रेम से रहेंगे, नियोजक, प्रबंधक, श्रमिक या श्रमिक आपस के अंदर श्रमिक यूनियन, तो ऐसी स्थिति में विवाद उत्पन्न ही नहीं होंगे। और अगर उत्पन्न हो भी जाते हैं तो उसका प्रेम पूर्वक निस्तारण किया जा सकता है। साथ ही श्रम कानूनों की पालना भी औद्योगिक संबंध का उद्देश्य है। जब उद्योग के अंदर सभी में समन्वय होगा तभी श्रम कानूनों की सही ढंग से पालना की जा सकेगी। और व्यवसाय संघ का पंजीकरण भी इसी का एक पार्ट है कि औद्योगिक संबंध तभी है जब व्यवसाय संघ का पंजीकरण आराम से हो जाए। व्यवसाय संघ का पंजीकरण के अंदर जो है नियोक्ता अपनी भूमिका अदा करे। और विवादों के निपटारों में माध्यस्थम और सुलह करना भी औद्योगिक संबंध का अंग है। अगर कभी विवाद हो जाए तो जरूरी नहीं कि सभी विवाद कोर्ट ही हल करे, वह विवाद जो है किसी मध्यस्थ के द्वारा या सुलह के द्वारा भी उनका हल हो सके, इस तरह की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अनुशासन आचार संहिता का जब हम जिक्र करते हैं तो अनुशासन आचार संहिता में आता है कि मालिक और कर्मकार दोनों के बीच में एक अनुशासन हो। दोनों ही कोई ऐसा कार्य न करे कि दूसरे के ऊपर दबाव डाला जा सके,
प्रेम पूर्वक जहां तक हो सके विवादों का हल हो, आपसी सामंजस्य जहां तक हो सके विवादों का हल हो, ना तो मजदूरों को हड़ताल करनी पड़े और ना ही मालिकों को तालाबंदी करनी, ये दोनों को रोकता है। अनुशासन आचार संहिता कहता है कि दोनों को एक अनुशासन रखना पड़ेगा, अनावश्यक हड़ताल नहीं रखेंगे और मालिक अनावश्यक तालाबंदी नहीं करेंगे और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने का प्रयास करेंगे, एग्रेसिव नहीं होंगे। यहां हड़ताल से तात्पर्य इसीलिए हड़ताल आप करोगे तो एक पहले नोटिस देना पड़ता है। नोटिस इसलिए देना पड़ता है कि हो सकता है कि मालिक जो वाजिब मांग है उसको ऐसे ही मांग ले बिना हड़ताल के, तो पहले नोटिस देना पड़ेगा और उसके बाद अगर मांग पूरी नहीं होगी तभी हड़ताल का सहारा लिया जा सकता है। इसी तरह से तालाबंदी से पहले सरकार को नोटिस देना होगा और नोटिस की अवधि निकलने के बाद में ही तालाबंदी के ऊपर विचार किया जा सकता है। हड़ताल और तालाबंदी दोनों ही न्यायिक विवेक के अधीन होंगे। न्यायालय इसके ऊपर देख सकता है, न्यायिक विवेचन कर सकता है कि वह उचित थी या नहीं थी। अनुशासन एक प्रशिक्षण है जो श्रमिकों में सुधार लाकर उनकी शक्ति बढ़ाता है और मालिकों को विनम्र करता है। तो ये अनुशासन धीरे धीरे आता है और एक प्रशिक्षण की तरह एक आता है। और अनुशासन में आज्ञाकारिता भी शामिल है। और कैसे आज्ञाकारिता मानी जाएगी? हमेशा जूनियर अपने सीनियर की आज्ञा मानेगा, आदेश की पालना करेगा और उस आदेश की पालना न करने पर दंड भी सम्मिलित है। अब हम देखते हैं लेबर लॉ की एक नई थ्योरी के बारे में। थ्योरी जो लेबर जो हम देख रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे जो श्रम के सिद्धांत है, त्रिपक्षीय व्यवस्था की अवधारणा। कोई भी श्रम की बात आ रही है, कोई भी कानून की बात आ रही है, कोई विवाद हो गया अगर, तो विवादों के हल में त्रिपक्षीय व्यवस्था के ऊपर भी हमें याद रखना है कि यह भी एक उचित व्यवस्था हो सकती है। क्या है त्रिपक्षीय व्यवस्था, इसके ऊपर देखते हैं। त्रिपक्षीय व्यवस्था से तात्पर्य है कि विवाद होने पर सामान्यतः दो ही पक्ष होते हैं, नियोजक और नियोजित, यानी कि मालिक और मजदूर। लेकिन तीसरे पक्ष को सामान्यतः हस्तक्षेप का अधिकार नहीं था। बाद में 1930 के अंदर सरकार को भी एक पक्ष बनाने का अधिकार मिल गया, यानी सरकार एक पक्ष हो सकती है। तो अब अगर मालिक और मजदूरों के बीच में कोई विवाद है, किसी कारण से हल नहीं हो रहा, तो सरकार भी एक पक्ष बनकर वहां बीच बचाव कर सकती है, दोनों के बीच में बातचीत को आगे बढ़ा सकती है। भारत में शाही श्रम आयोग ने 1930 में इसका सुझाव दिया था और इसमें नियोजकों, श्रमिकों और सरकार के प्रतिनिधियों को सभी श्रम समस्याओं का विचार विमर्श हेतु सम्मेलन का प्रावधान था कि जितने भी नियोजक है, श्रमिक है, सरकार के प्रतिनिधि है, सभी श्रम समस्याओं के विचार हेतु एक जगह इकट्ठे हो, सम्मेलन हो और सम्मेलन होकर विचार का विवाद का हल करे, तब ही उचित होगा। त्रिपक्षीय व्यवस्था का प्रारंभ द्वितीय विश्व युद्ध द्वारा उत्पन्न हुई असाधारण स्थितियों के फलस्वरूप हुआ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत अधिक व्यापारों को नुकसान हुआ और नुकसान होने से कई फैक्ट्री मालिक जो है फैक्ट्रियों को बंद कर रहे थे, उससे अचानक से बेरोजगारी बढ़ने लगी थी। तो वहां पर सरकार ने हस्तक्षेप किया और सरकार ने कई परिस्थितियों को जांचने के बाद में त्रिपक्षीय व्यवस्था को एक सफलतापूर्वक लागू किया और इसने श्रम नीति को एक नया आधार भी प्रदान किया। इस व्यवस्था को स्वीकार कर भारत में श्रम समस्याओं के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के दर्शन, उद्देश्य और कार्य पद्धति को भी एक तरह से मान्यता दी गई। यह औद्योगिक शांति, सामाजिक और प्राकृतिक न्याय जैसे मूलभूत सिद्धांतों को प्रोत्साहन देता है। इससे औद्योगिक शांति आती है। औद्योगिक शांति से मतलब है कि उद्योग के अंदर आपस के अंदर सामंजस्य बना रहे और इस तरह से कार्य करता रहे कि उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी होती रहे। सामाजिक न्याय, न्याय शब्द हम देख सकते हैं, पहले देख चुके हैं। और प्राकृतिक न्याय का तात्पर्य है कि इस तरह से न्याय हो कि एक विवाद के अंदर ना ही कोई व्यक्ति स्वयं निर्णायक हो सकता है, यानी कि मालिक और नौकर के बीच में झगड़ा है और मालिक स्वयं निर्णायक नहीं होगा। सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा, जितने भी पक्ष है सबको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और अंतिम निर्णय जो भी लिया जाएगा उसका कारण सहित निर्णय लिया जाएगा, उसका कारण बताया जाएगा कि वह निर्णय क्यों लिया गया। विवादित प्रश्नों और वर्गीय हितों के मध्य सामंजस्य स्थापित कर त्रिपक्षीय व्यवस्था ने एक नवीन उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। तो इसलिए त्रिपक्षीय व्यवस्था एक सफल व्यवस्था है और इसके बहुत अधिक लाभ है। इसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है, सरकार को इसके लिए साधुवाद। अब बात करते हैं सामूहिक सौदेबाजी के बारे में।
सामूहिक सौदेबाजी को कभी कभी सामूहिक सौदेकारी भी कह दिया जाता है। सामूहिक सौदेबाजी या सामूहिक सौदेकारी वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ट्रेड यूनियन और नियोजक स्वेच्छा से आपस में बैठकर एक ही स्थान पर विचार विमर्श करते हैं और अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं, और कुछ या सभी जो शर्तें होती है एक दूसरे पक्ष की, उसके आधार पर किसी समझौते को स्वीकार करते हैं। यानी कि अगर विवाद होता है तो सभी पक्ष एक जगह बैठें और सभी शर्तों के ऊपर विचार करने के बाद में कोई एक समझौता हो जाए और समझौते को स्वीकार करना ही सामूहिक सौदेबाजी कहलाता है। श्रमिक समझौते की अवधि तक नियोजक के यहां काम करने की भी स्वीकृति देता है। जब तक समझौता नहीं हो जाता, समझौता चल रहा है या समझौते में कोई अवधि तय होगी, तो उस अवधि तक श्रमिक काम छोड़कर नहीं जाएगा और वह एक जगह वहां काम करने की स्वीकृति देता है। सामूहिक सौदेबाजी का मूल तत्व यह है कि दोनों पक्ष, यानी कि दोनों पक्ष कौन हुए, एक वह नियोजक और एक वह कर्मकार, दोनों सुदृढ़ और समर्थ होने चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक दबा हुआ या मजबूर है तो ऐसी स्थिति के अंदर कभी भी सामूहिक सौदेबाजी जो है वो न्यायपूर्ण ढंग से नहीं हो सकती है। इसके लिए मजदूरों का हथियार हड़ताल है और नियोजकों का हथियार तालाबंदी हो सकता है, ताकि वो दोनों एक जगह बैठने को मजबूर करें। हालांकि सामूहिक सौदेबाजी प्रक्रिया में कई दोष हैं, क्योंकि एक तो ये हड़ताल को कहीं ना कहीं स्वीकृति देता है और हड़ताल को साथ साथ तालाबंदी को भी स्वीकृति कहीं ना कहीं दे रहा है, तो इससे इसके अंदर अपने आप में दोष आ जाते हैं। दूसरा ये होता है कि जब कई लोग साथ में बैठते हैं तो सबके अपने विचार होते हैं। कोई उसको अहिंसा से समस्या का समाधान चाहता है, कोई व्यक्ति जो है उग्रता से समस्या का समाधान चाहता है। तो दोनों ही स्थितियों के अंदर हम देख सकते हैं कि समस्या का हल करने का प्रभावी तरीका जो है उसके ऊपर ही नहीं होता, अप्रभावी तरीके के ऊपर भी कई बार चर्चाएं हो जाती है। और इस सामूहिक सौदेबाजी में ट्रेड यूनियन का महत्व बढ़ जाता है। तो ट्रेड यूनियन जहां है वहां तो सामूहिक सौदेबाजी हो जाएगी, लेकिन जब ट्रेड यूनियन नहीं है, अकेला मजदूर का कोई हित है और जैसे ट्रेड यूनियन ने माना नहीं, यह ट्रेड यूनियन के जो लीडर है उनकी और किसी मजदूर की बनती नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अकेले मजदूर के हितों का जो है महत्व बहुत कम मिल पाता या हितों को मान्यता कई बार नहीं मिल पाती। सामूहिक सौदेबाजी का उद्देश्य यह है कि हड़ताल और तालाबंदी की जहां तक हो सके उसकी रोकथाम करना और विवादों का अन्वेषण और सुलह करने में ट्रेड यूनियनों की सहायता से विधिक महत्व देना। यानी कि विवादों का हल किया है, अगर ट्रेड यूनियन ने कोई समझौता के ऊपर इकट्ठे हुए हैं, विचार बनाया है, तो ऐसी स्थिति में ट्रेड यूनियन और जो नियोजक है उन्होंने अगर कोई समझौता है तो उसको एक मान्यता देना, विधिक मान्यता, जिसे हम अवार्ड कहते हैं, अवार्ड के रूप में उसे स्वीकार करना। इसी तरह से हम देखेंगे औद्योगिक न्याय निर्णयन क्या है। औद्योगिक न्याय निर्णयन का मतलब है कि न्यायालय के द्वारा लेबर लॉ के ऊपर जब भी कभी कोई निर्णय दिया जाता है तो वो औद्योगिक न्याय निर्णयन की श्रेणी में आता है। और औद्योगिक न्याय निर्णयन का अंतिम उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय होना चाहिए। यानी कि न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय दिया जाए वो इस तरह का हो कि समाज में न्याय न सिर्फ सामाजिक बल्कि आर्थिक स्तर पर भी स्थापित करे, साथ ही वह लोकहित सामाजिक कल्याणकारी हो, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। सामाजिक कल्याण क्या है ये हम पहले बात कर चुके हैं। लोकहित यानी कि जनता का उस निर्णय से भला हो, वो निर्णय ऐसा हो जो संविधान के भाग 3 और भाग 4 के सिद्धांतों के अनुरूप हो। यानी कि भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, इनकी अवहेलना नहीं की जानी चाहिए किसी भी निर्णय के अंदर। औद्योगिक विवादों का समाधान राज्य द्वारा निर्धारित सामाजिक और आर्थिक नीति के ऊपर भी निर्भर करता है, इसीलिए राज्य की सामाजिक और आर्थिक नीति की भी अवहेलना नहीं की जा सकती औद्योगिक विवादों के समाधान में। औद्योगिक न्याय निर्णय का उद्देश्य है औद्योगिक शांति बनी रहे और आर्थिक न्याय जो है वह सभी को उपलब्ध हो। आर्थिक न्याय सबके लिए उपलब्ध हो, सबके लिए, और उद्योग में शांति बनी रहे, मनमुटाव न हो, उनके बीच में क्लेश उत्पन्न न हो या भविष्य के लिए उनके बीच में एक खाई उत्पन्न ना हो, इस तरह का निर्णय बचना चाहिए। औद्योगिक शांति से तात्पर्य है कि उद्योग में शांति और सद्भावना के साथ श्रम और पूंजी में समन्वय हो। श्रम पूंजी यानी कि पूंजी वो भी सीमित है। सारे निर्णय जो है मजदूर के फेवर में अगर होते रहे
जितने वो मजदूर मांग करे उतने ही उसे मिलता रहे, और उस तथ्य पे कभी विचार ही नहीं किया जाए कि पूंजी कितनी हो सकती है एक औसत कारखाने की। तो उसके ऊपर भी विचार करना चाहिए कि पूंजी जो है वह भी बनी रहे, जिसने पूंजी लगाई उसे भी लाभ मिलता रहे, लेकिन श्रम जिसने लगाया उसे भी उसका महत्व मिलता रहे। इनमें एक समन्वय स्थापित करना जरूरी है। औद्योगिक न्याय आय में समानता, पूंजीवाद के विरुद्ध सुरक्षा और श्रम के शोषण से रक्षा में भी है। आर्थिक न्याय की जब हम बात करेंगे यानी आय में सबकी समानता होनी चाहिए। पूंजीवाद के विरुद्ध सुरक्षा यानी कि मालिक जो है कभी किसी का शोषण ना कर सके, इसका बात ध्यान रखना है, श्रम का शोषण ना हो सके। और विवादों का हल कभी हो तो उचित अनुचित का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, जैसे कल्याणकारी नीतियां हैं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की उन्नति है उसमें सहायक हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और विवादों के हल में पंचाट को भी मान्यता प्रदान करनी चाहिए। पंचाट का यह तात्पर्य माध्यस्थम और सुलह के द्वारा अगर कोई हल निकाला गया है समस्या का हल, तो उस विवाद के हल में उस पंचाट को भी मान्यता देनी चाहिए। और न्याय निर्णय से राष्ट्रीय आय को बढ़ावा मिले, इसका भी ध्यान रखना जाना चाहिए। राष्ट्रीय आय को बढ़ावा मिले और आय में स्थिरता और नियमितता हो। मजदूर के लाभ के लिए इस तरह का निर्णय न दिया जाए कि मजदूर को एक बार तो भला हो जाए लेकिन फैक्ट्री उसे इतनी घाटी में चले जाए कि बाद में वह आय देने के लायक ही ना बचे। तो इस तरह का भी निर्णय नहीं दिया जाना चाहिए। और निर्णय के अंदर इस तरह के हो कि आय नियमितता बनी रहनी चाहिए, और सभी भारत के अंदर जितने भी कारखाने वाले हैं सभी इस नियमों की पालना कर सके, इसका भी प्रयास किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं औद्योगिक न्याय निर्णय के आधारभूत सिद्धांत क्या क्या है। सबसे पहला है लोकहित। इससे लाभ क्या होगा? सामाजिक और आर्थिक न्याय को प्राप्त किया जा सकता है। औद्योगिक सामंजस्य और सद्भावना की भावना, उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, इसका भी ध्यान रखना है। यह आधारभूत सिद्धांत है औद्योगिक न्याय निर्णय का कि औद्योगिक सामंजस्य बना रहे। औद्योगिक सामंजस्य तात्पर्य है मजदूर और मालिक में सामंजस्य बना रहे और उत्पादन में बढ़ोतरी भी हो और संबंध भी आपस में कटुता के कम से कम ना हो। औद्योगिक न्याय का विकास, औद्योगिक न्याय यानी कि कभी भी विवाद हो गया तो उन्हें न्याय मिलेगा, इस तरह की भावना होनी चाहिए। और इस तरह की भावना से मन में शांति रहती है, उससे मजदूर का पूर्ण सहयोग होगा, यह भी जरूरी है। और इस तरह का न्याय हो कि लाभों का वितरण भी हो, सारा ही लाभ अकेला मालिक ही ना ले, कुछ लाभ मजदूरों तक भी मिले, उसे बोनस कहा गया है और उसके लिए अलग अधिनियम भी बनाया गया है। तो न्याय किसमें है कि न्याय औद्योगिक शांति बनी रहे, मजदूर का पूर्ण सहयोग मिले, लेकिन उसे लाभों का कुछ वितरण भी बोनस के रूप में होना चाहिए। विशेष सहायता, अगर आवश्यकता होने पर विशेषज्ञ की सहायता का प्रावधान भी होना चाहिए। विशेषज्ञ से मतलब है किसी बाहरी व्यक्ति, कोई विशेषज्ञ, उसकी सहायता। अगर न्यायालय को निर्णय देने में जरूरी है कि साहब जैसे पुल के ऊपर निर्णय है कि साहब पुल में काम करते समय मजदूरों से अगर चोट लगी तो गलती मालिक की थी कि मजदूरों की विशेषज्ञ हो सकते हैं उस विषय के, उनकी सहायता का, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, उनकी सहायता का हक न्यायालय को होना चाहिए, विशेष सहायता ले सकता है। सामाजिक आर्थिक अभाव का ध्यान रखा जाना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई फैक्ट्री चालू करता है तो वह बहुत ही अधिक श्रम से पूंजी जुटाता है। सामाजिक और आर्थिक अभाव हमारे समाज में मौजूद है, उसके बावजूद अगर कोई पूंजी जुटाता है तो कहीं उस तथ्यों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और निर्णय न्यायिक ढंग से कार्य करके दिए जाने चाहिए, मनमाने ढंग से नहीं दिए जाने चाहिए, भावनाओं में बह के निर्णय नहीं होने चाहिए। न्यायिक ढंग हो, न्यायिक सोच हो, न्यायिक तरीका हो, तभी वह निर्णय उचित कहा जा सकता है। न्यायालय जो भी निर्णय का प्रतिपादन करे लचीले नियमों का प्रतिपादन करना चाहिए और मामले के समस्त तथ्यों पर विचार करते हुए अगर निर्णय जारी करे तो वह उचित होगा। लचीले नियम ऐसे होने चाहिए कि वो नियम ना सिर्फ उस निर्णय तक बल्कि आने वाले समय के अंदर भी कई निर्णयों में उपयोगी हो सके। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ में निर्णय दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति पत्र लिखकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सूचित करता है तो वह भी एक याचिका के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो ये एक लचीला नियम है, वो आगे के लिए भी एक व्यवस्था हो सकती है। कालोचितता बाधा नहीं होनी चाहिए। देखो सामान्यतः नियम ये होता है कि एक अवधि होती है, उसी अवधि के अंदर आपको मामला जो है न्यायालय के सामने लाना होता है।
लेकिन कई बार मजदूर के अनपढ़ होने के कारण से, मजदूर के बीमार होने के कारण से, या मजदूर के पास धन नहीं होने के कारण से समय पर नहीं आ पाता है। समय पर नहीं आ पाता तो इसलिए उसको न्याय से इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता कि वो समय पर आया नहीं, कुछ अन्य तथ्यों के ऊपर भी विचार किया जाना चाहिए। अगर संभव हो तो कालोचित, यानी कि काल निकल गया, काल बाधित हो गया, उसको भी सुनना चाहिए अगर संभव हो सके तो। दोनों पक्ष कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, यह भी ध्यान रखना चाहिए। प्रयास होना चाहिए, लेकिन बहुत अधिक प्रयास के बाद भी ऐसा हो सकता है दोनों पक्ष संतुष्ट ना हो, तो ऐसी स्थिति में न्यायिक ढंग से कार्य करते हुए जहां तक हो सके न्यायालय को एक ऐसा निर्णय देना चाहिए जो समाज के अंदर एक न्याय स्थापित करने वाला हो सके। और साथ ही साथ औद्योगिक न्याय निर्णय में प्राकृतिक न्याय के नियमों की कठोरता से पालना की जानी चाहिए। यहां प्राकृतिक न्याय के नियमों से तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति अपने मामले में निर्णायक नहीं हो सकता, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी कि मजदूर और मालिक के बीच में विवाद है, मालिक को ही या जो लाभार्थी है उसको ही अगर आपने निर्णायक बना दिया तो ऐसी स्थिति में कभी अच्छा निर्णय आ ही नहीं सकता। सुनवाई का अवसर युक्तियुक्त रूप से सबको सुना जाना चाहिए और सकारण निर्णय, यानी कि कारण सहित निर्णय दिया जाएगा। इन बातों का अवश्य ध्यान रखा जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि थ्योरीज ऑफ लेबर क्या है, यानी लेबर लॉ की जब भी हम व्याख्या करेंगे, जब भी हम पढ़ेंगे, जब भी समझेंगे, तो इन मुख्य सिद्धांतों की हमें अवश्य ध्यान में रखते हुए लेबर लॉ की व्याख्या करनी है। ये आज वीडियो आपने देखा थ्योरीज ऑफ लेबर के ऊपर, इसे लेके आया था मैं भरत कुमार जाजड़ा। इसी के साथ ही ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। यह था 5वां वीडियो। फिर हम कुछ समय के बाद में मिलेंगे, अगला वीडियो मैं लेके आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।